नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो खबरें रही हैं चर्चा में, उन सभी खबरों की कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज के सेशन में देख लेते हैं कौन कौन सी खबरें हैं और क्या हमें समझना है। तो पहली खबर है, हाल ही में एक जो म्यूचुअल फंड प्रबंधक हैं उन पर आरोप लगा है। आरोप क्या लगा है कि वह फ्रंट रनिंग में शामिल रहे हैं। अब सवाल ये है कि फ्रंट रनिंग क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा है तो एक इनसाइडर ट्रेडिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, टर्मिनोलॉजी है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये किसी कंपनी में काम कर रहा है और ये कंपनी शेयर जारी करने वाली है। इस व्यक्ति ने क्या किया कि पहले ही आईपीओ लॉन्च करने वाली है, ऐसे समझिए, शेयर नहीं, आईपीओ लॉन्च करने वाली है। इसकी गोपनीय जानकारी इस व्यक्ति के पास है और इस व्यक्ति को पता है कि अगर मैं इसमें निवेश करूंगा, आईपीओ में खरीद लेता हूं इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो उससे मुझे भविष्य में चल करके बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इस व्यक्ति ने इस गोपनीय जानकारी का फायदा उठा करके या तो अपने निकट संबंधियों के द्वारा या खुद ही, ठीक है, दूसरे तरीके से इसने निवेश कर लिया, यहाँ से खरीद लिया। अब इस व्यक्ति को लाभ हो गया, जब आईपीओ आएगा तो इस व्यक्ति को प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इसी को कहा जाता है, ये इनसाइडर ट्रेडिंग है। अब इसी को एक और चीज़ देखिए, कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति है, म्यूचुअल फंड जो प्रबंधक हैं, बाजार में हेराफेरी और जो अंदरूनी व्यापार के से संबंधित जो जानकारियां हैं उनका फ़ायदा उठा करके एक व्यक्ति, अगर कोई कंपनी, किसी कंपनी के बीच में या कोई समझौता होने वाला है या इस तरह की कोई ऐसी खबर जिससे इस व्यक्ति को प्रॉफिट हो रहा है, उस जानकारी का फ़ायदा उठा करके और इसने क्या किया, अपना ऑर्डर पहले प्लेस कर दिया। ठीक है, आप ऐसे कहेंगे कि किसी सूचीबद्ध कंपनी, ठीक है, कंपनी की बात करें तो उस सूचीबद्ध कंपनी के ऑर्डर के बारे में जानकारी प्राप्त करके, और जानकारी वो सार्वजनिक होने से पहले ही इस व्यक्ति ने उस जानकारी को प्राप्त कर लिया और शेयर को खरीदने और बेचने का काम शुरू कर दिया, तो उसको कहा जाता है फ्रंट रनिंग। अब एक कंपनी और दूसरी कंपनी के मध्य कोई समझौता होने वाला है, बड़ा समझौता होने वाला है जिससे उस कंपनी को लाभ होगा। इस व्यक्ति को जानकारी मिल गई और जानकारी लेकर के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से शेयर को या तो खरीदा या बेचा। इसका मतलब यह है कि इस व्यक्ति को लाभ होगा। इसी को कहा जाता है फ्रंट रनिंग। तो उस व्यक्ति पर, प्रबंधक पर आरोप लगा है। नाम आपसे यूपीएससी में पूछा नहीं जाता है, इसलिए नाम के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। बाजार में हेर फेर और अंदरूनी व्यापार का एक रूप है। ब्रोकर और जो क्लाइंट हैं उनके बीच ये विश्वास को भंग करता है। जब ऐसी चीज़ें होंगी तो ब्रोकर और क्लाइंट के बीच में विश्वास तो भंग होगा ही, साथ ही साथ जो ग्राहक है, जो ट्रेड से उनको लाभ होना चाहिए था, अब उस ट्रेड से उन ग्राहकों को लाभ नहीं होगा। और स्वाभाविक सी बात है कि यदि लाभ नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि जो आपसी विश्वास है, जो ट्रेडर है और ग्राहक है, उनके के मध्य ये विश्वास खराब होगा। साथ ही वित्तीय बाजार में निष्पक्ष कार्यान्वयन को भी ये बाधित करता है। और जब ऐसा होगा तो इसका मतलब ये है कि बाजार की कुशलता भी इससे प्रभावित होगी और दलालों और ग्राहकों के मध्य जो महत्वपूर्ण विश्वास संबंध बहाली पर जो कार्य होता है, विश्वास बना रहता है, वो विश्वास यहाँ से टूटेगा, जिससे बाजार भी प्रभावित होगा और इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर है वो भी प्रभावित होगा। तो फ्रंट रनिंग से संबंधित ये खबर चर्चा में रही है, इसके बारे में आप लोगों ने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं एक और न्यूज़ के बारे में। यहाँ पर निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, ठीक है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के बारे में चर्चा किया गया है। अब इसी का शॉर्ट रूप ये है IEPFA, ठीक है। क्या हुआ है, इससे संबंधित बातों को एक बार चर्चा कर लेते हैं, फिर विस्तार से इसको समझा देता हूं। ये अथॉरिटी ने क्या किया है कि अथॉरिटी ने दावेदारों के सवालों का बेहतर समाधान करने के लिए 5 अंकों का एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। अब टोल फ्री नंबर आप लोगों को पता है कि किसी भी समस्या में आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और उससे संबंधित आप जानकारी ले सकते हैं। सवाल ये है कि ये अथॉरिटी करती क्या है।
और ये नंबर जारी किया गया है तो किस लिए जारी किया गया है, एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए शेयर बाजार में एक सूचीबद्ध कंपनी है, इस कंपनी का शेयर एक व्यक्ति ने खरीदा है, ठीक है, और लंबे समय बाद, ठीक है, जो भी इस व्यक्ति ने इसमें जानकारी दिया था, हो सकता है कि 40 साल बाद एक एग्जाम्पल, काल्पनिक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। 14 ईयर बाद इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है और जो नॉमिनी जो इस व्यक्ति ने उसमें भरा था, वो उस व्यक्ति को उसके बारे में पता नहीं है कि मेरे पिताजी ने यहाँ से इस कंपनी का कोई शेयर खरीदा था और उसका नॉमिनी मैं हूँ। अब ये क्या हो गया, अब जो कुछ भी लाभ इस कंपनी के शेयर से इस व्यक्ति को होना चाहिए था और जो मिलना चाहिए था, अब वो नहीं मिल पाएगा। तो नहीं मिल पाएगा तो ऐसी स्थिति में ये कंपनी क्या करेगी, जितनी भी धनराशि इस व्यक्ति की बचती है, जो भी धनराशि इस व्यक्ति की है, उस धनराशि को इस फंड में, ये एक फंड बनाया गया है, उस फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और फंड में ट्रांसफ़र करने के बाद इस फंड का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, किसके लिए, जितने भी इन्वेस्टर हैं उन इन्वेस्टर को एजुकेट करने, उनको जानकारी प्रदान करने, अवेयरनेस के लिए इस धनराशि का प्रयोग किया जाएगा। कई ऐसे फंड होते हैं, जैसे मान लीजिए आपदा राहत कोष, तो उस कोष में जितनी भी धनराशि जाएगी उस धनराशि का प्रयोग उसी क्षेत्र में किया जाएगा। उसी संदर्भ में आप इसको समझिए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने इसमें निवेश किया, निवेश करने के साथ साथ शेयर खरीदा, जो कुछ भी इसने दिया है कि मेरा अकाउंट डिटेल ये है और जब भी मुझे प्रॉफिट होगा तो मेरे इस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, इस अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या, ये व्यक्ति जब दिया था तब तो वो अकाउंट एक्टिवेट था, बाद में वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है। अब इस व्यक्ति को उसकी जानकारी मिल पाएगी क्या, उसका लाभ मिल पाएगा क्या, और लाभ नहीं मिल पाएगा तो ऐसे में इस व्यक्ति का जो भी पैसा था वो कहाँ पर जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर अथॉरिटी शब्द को हटा दीजिए और बाकी सारी चीज़ों को देखिए, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड, ठीक है, प्रोटेक्शन फंड, इस फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ताकि जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं वो पारदर्शी तरीके से होंगी। न केवल पारदर्शी तरीके से होंगी, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 7 दिनों के अंदर, ठीक है, 7 दिनों के अंदर इसका समाधान कर लेना आवश्यक है। अगर ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति कोई दावा करने नहीं आया है, जो भी पैसा इसमें बनता है और जो भी प्रॉफिट हुआ है, वैसी स्थिति में ये कंपनी इस फंड में उस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देगी जिसका प्रयोग जो इन्वेस्टर हैं उनको एजुकेट करने में किया जाएगा। यही बात है, इसी चीज़ को लेकर के ये एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है जिसके माध्यम से ये जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ें, स्थापना की बात करें तो ये जो अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी के बारे में बात कर लें। स्थापना कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ठीक है, उसके अधीन है, कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन किया गया है। जिम्मेदार किस लिए है, तो निवेशक शिक्षा और शिक्षण निधि के प्रबंधन हेतु के लिए जिम्मेदार है। अथॉरिटी है तो अथॉरिटी ये जिम्मेदार है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और बातें देख लें, कार्य क्या करेगा, तो निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि का ये प्रशासन करेगा। निवेशकों को शेयर, दावा न किए गए लाभांश, यहाँ पर लिखा हुआ है दावा न किए गए लाभांश परिपक्व जमा, ठीक है, आपने जो भी म्यूचुअल फंड जमा किया था या म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया था, परिपक्व जमा और डिबेंचर आदि की वापसी करना, ठीक है। इसके साथ साथ जो निवेशक हैं, निवेशकों के बीच जागरूकता भी बढ़ाना है और निवेशकों के हितों की रक्षा भी करनी है। तो इससे संबंधित जो बातें थी उन सभी बातों को आप लोगों ने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ को देख लेते हैं। इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स, ठीक है, ये इंडेक्स क्या है पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। थोड़ी सी जानकारी पहले ले लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों रहा है, फिर उसके बाद इस इंडेक्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो इंडेक्स का मतलब सीधा सा ये है कि ये परिवर्तन को बताता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही परिवर्तन हो सकता है। तो इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स 21 के क्रिटिकल स्तर से भी, ठीक है, इंडेक्स के 21 अंक की बात हो रही है, क्रिटिकल स्तर से भी ऊपर चला गया, जो भारत के शेयर बाजार में बढ़ती वोलेटिलिटी का संकेत देता है। वोलेटिलिटी का मतलब होता है अस्थिरता, ठीक है, इसका मतलब होता है अस्थिरता। तो बताइए, ये इंडेक्स है तो इंडेक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, पहले भी मैंने चर्चा किया है, और निगेटिव भी हो सकता है। मैंने आप लोगों से ये भी कहा है कि इंडेक्स का मतलब परिवर्तन है और परिवर्तन दोनों ही तरफ हो सकता है।
अब ये कहा जा रहा है कि ये माप है, कैसा माप है? यह अंडरलाइंग, ठीक है, इंडेक्स में 30 दिनों के मध्य ये आंकड़ा बताता है कि आगे चलकर के भविष्य में जो इंडेक्स है उस इंडेक्स में वृद्धि होगी या कमी होगी। यानी कि ये 30 दिनों का अनुमान लगाता है, भविष्य में जो स्थितियां रहेंगी, उतार चढ़ाव होंगी, उसका केवल अनुमान लगाता है। लेकिन ये अनुमान लगाता है, सटीक आंकड़े नहीं हैं। तो 30 दिनों में उतार चढ़ाव का अनुमान लगाता है। इंडिया वेक्स का मान अधिक होगा, यदि इसका मान अधिक हो रहा है, यानी कि जो अस्थिरता है, ठीक है, इसका मतलब होता है, इंग्लिश का शब्द है अस्थिरता, अस्थिरता की उम्मीद भी उतनी अधिक होगी। और यदि इसका मान कम होगा तो जो अस्थिरता है वो भी कम होगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। कुल मिलाकर के यह एक इंडेक्स है और इंडेक्स ये बताता है कि अगले 30 दिनों में कैसी स्थिति रहने वाली है और उसके लिए कुछ मानदंडों का प्रयोग करता है और मानदंडों का प्रयोग करके ये बताता है कि यदि, ठीक है, ये स्थिति रही, जो भी आधार ये लेता है, तो ये कहता है कि यदि इसका मान अधिक है तो इसका मतलब ये है कि अस्थिरता अधिक रहेगी, यदि इसका मान कम है तो वोलेटिलिटी जो है वो कम रहेगी। अच्छा, आधारित किस पर है? निफ्टी के इंडेक्स के ऑप्शन की कीमतों पर आधारित है। यानी कि जो निफ्टी 50 है, आप लोगों को कल के सेशन में बताया था, तो उसके औसत मूल्य में जो परिवर्तन हो रहा है उसी के आधार पर ये अपना अनुमान जारी करेगा। इसके साथ साथ गणना की जो पद्धति है, शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन एक्सचेंज के का उपयोग करके ये गणना करता है। अब ये भी ध्यान रखना है कि यह अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में ऐसा पहला स्थापित किया गया था, ये भारत का पहला है। ठीक है, इससे संबंधित जो बातें थी उन बातों को आप लोगों ने समझ लिया। अब फिंटरनेट के बारे में बात कर लेते हैं। फिंटरनेट क्या है? फिंटरनेट, अब देखिए, इंटरनेट और फिंटरनेट। इंटरनेट क्या करता है? बहुत से लोगों को, बहुत सारे डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करता है और इंटरनेट पर सारी जानकारी आपके पास उपलब्ध होती है। अब यहाँ पर शब्दों को तोड़ दीजिए। फिन यानी कि फाइनेंस की बात कर रहा है और टेक आप ऐसे कह सकते हैं, फाइनेंस और इंटरनेट की बात कर रहा है। थोड़े समय के लिए ऐसा सोचिए कि इंटरनेट पर यदि आपकी सारी जानकारी उपलब्ध हो, जितनी आपकी संपत्ति है उस संपत्ति की सारी जानकारी उपलब्ध हो। अभी तक अगर आपको विश्व के कहीं किसी भी हिस्से में आप मूव कर रहे हैं तो आपको संपत्ति की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि इंडिया में आकर के, इंडिया में आपकी संपत्ति है, उसे आप बेचना चाहते हैं या उसका प्रयोग करके आप कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यदि आप अमेरिका में हैं तो आपको इंडिया आना ही पड़ेगा। इंडिया आएंगे, उसे बेचेंगे और बेचने के साथ साथ ये भी देखना है कि उसकी लिक्विडिटी है या नहीं है। तो कई तरह की परिसंपत्ति हो सकती है। मान लीजिए आपके पास मनी है, ठीक है, करेंसी है, या फिर हो सकता है आपके पास गोल्ड है, या फिर आपके पास फिजिकल एसेट है। ठीक है, फिजिकल एसेट है, हो सकता है, और इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को केवल इस 4 के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपको आवश्यकता हो तो सबसे पहले आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास मनी है, आपके पास करेंसी है, तुरंत इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर आपके पास जो गोल्ड है इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर आपके पास जो फिजिकल एसेट है इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप ये मान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी आपके पास है, तो इसको भी बेच करके बाजार से वित्त एकत्र कर सकते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन सोचिए कि इसमें से सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किसकी है? लिक्विडिटी तो ऑलरेडी इसी की है, यानी कि ये पहले से ही करेंसी है, तो लिक्विडिटी इसकी अधिक है। अब लिक्विडिटी कैसे होती है? मान लीजिए कोई एसेट है, मेरे पास गोल्ड है, ठीक है, मेरे पास गोल्ड रखा है और मुझे क्या करना है, और अभी ऐसी आपातकालीन स्थिति है कि मुझे 50 लाख रुपए की ज़रूरत है और 50 लाख का गोल्ड मेरे पास है और मुझे इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसकी तरलता को देखना है। मुझे चाहिए पैसा और मुझे इसे बेच करके, ठीक है, करेंसी प्राप्त करनी है। तो तत्काल यदि मैं बेचना चाहूँ तो क्या ये बिक जाएगा? और बिकेगा तो जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है उसी वैल्यू पर ये बिकेगा क्या? नहीं। आप लोगों ने ये बात सुना होगा या आप लोग दैनिक जीवन में देखे भी होंगे,
कि इस समय उसको ज़रूरत है, वो अपनी संपत्ति बेच रहा है, और बेच रहा है इसलिए वो ज़रूरत है, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वो कम मूल्य पर बेच रहा है, तो एक काम करो खरीद लो। अब इसी चीज़ को यहाँ पर समझ लेते हैं। मान लीजिए इसको बेचने में आपका लॉस अधिक हो रहा है, और लॉस अधिक होने के साथ साथ टाइम भी अधिक हो रहा है, तो इसको कहेंगे कि इस एसेट की जो लिक्विडिटी है, ठीक है, अब इसकी जो लिक्विडिटी होगी वो कम हो जाएगी। मैंने जो कहा इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि कोई एसेट है, आपकी ज़मीन ही है, आप उस ज़मीन को बेचना चाहते हैं, तो जब आप बेचेंगे, ठीक है, तो उसमें लॉस अधिक होगा क्योंकि तुरंत आपको बेचना है। ऐसी आपदा आ गई है कि बेचना ही है, तो लॉस ज़्यादा होगा। हो सकता है कि वो 1 करोड़ का हो, 1 CR का, और आपको वो व्यक्ति कहे कि नहीं मैं केवल इस पर इसका 80 लाख दे सकता हूं, और चूंकि आपकी ज़रूरत है तो आपको बेचना ही है, तो आप 80 लाख पे बेचेंगे, यानी कि आपको 20 लाख का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। तो यदि किसी एसेट को बेचा जाए, बेचने में यानी लिक्विडिटी में, लिक्विड में कन्वर्ट करने पर उसमें लॉस अधिक हो और टाइम भी अधिक लगे, टाइम भी अधिक लगे। टाइम क्यों अधिक लग रहा है? क्योंकि ये हैवी अमाउंट है और तुरंत तो ये बिकेगा नहीं, और बिकेगा तो समय भी लगेगा, तो लॉस भी अधिक हो रहा है, टाइम भी अधिक हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उस एसेट की लिक्विडिटी अधिक कम है। और यदि किसी एसेट की बात करें, उसमें लॉस कम हो और उसमें टाइम भी कम लगे, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि इसकी जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी अधिक है। जैसे गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और मनी तो ऑलरेडी है। अब उसी तरह से सोचिए कि मान लीजिए आप विश्व के किसी भी हिस्से में रन कर रहे हैं या कहीं पर भी हैं, आपकी जितनी भी एसेट है, एसेट का कुछ ऐसा, ठीक है, एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया जाए जहां पर सब कुछ उपलब्ध हो, उसका सारा डेटा उपलब्ध हो, उसकी वैल्यू उपलब्ध हो, और आप उसको बेच करके जब चाहें उसको बेच करके या उसका इन्वेस्टमेंट करके आप कहीं से भी, किसी भी डिवाइस से, किसी भी तरीके से उसको बेच सकें, ये सुविधा आपके पास उपलब्ध हो, तो क्या ये इंटरनेट के समान नहीं है? इंटरनेट आप कहीं पर भी चले जाइए, स्टारलिंक अब शुरू हो चुका है। इसके अलावा आप अपने मोबाइल फ़ोन से कहीं भी इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से एक संकल्पना दी गई है नंदन नीलेकणी के द्वारा कि भविष्य की वित्तीय प्रणाली के लिए एक दृष्टिकोण के रूप में फिंटरनेट की अवधारणा का प्रस्ताव रखा गया है, और उन्होंने कहा है कि ऐसी अवधारणा विकसित किया जाना चाहिए, कुछ ऐसा टोकन या कुछ भी ऐसा होना चाहिए जिससे कोई भी हमारी जो एसेट है, उस एसेट को जब चाहें, जहां से चाहें, जैसे चाहें, जिस मोड में चाहें, हम उसको बेच सकते हैं। ये सुविधा होनी चाहिए, और ये सुविधा इंटरनेट के समान होनी चाहिए। उन्होंने कहा इंटरनेट के समान ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। तो ये उन्होंने, नंदन नीलेकणी ने ये बात कही है, प्रस्ताव रखा है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। और ये कौन है? इन्फोसिस के ये सह संस्थापक है। ये बात याद रखेंगे। अब इन्होंने जो कहा है कि भविष्य की वित्तीय प्रणाली के लिए एक परिकल्पना है इंटरनेट, इसमें अनेक वित्तीय इकोसिस्टम एक दूसरे से जोड़ते हैं, यानी कि इंटरनेट में जो इकोसिस्टम है वो एक दूसरे को जोड़ते हैं। कार्य क्या करेगा कि व्यक्तियों और व्यवसायों को उनकी वित्तीय गतिविधियों के केंद्र में रखकर उन्हें सशक्त बनाने का कार्य करेगा, और न केवल सशक्त बनाने का कार्य करेगा, बल्कि ये भी कहा गया है कि इसका व्यापक महत्व है। किसी भी वित्तीय परिसंपत्ति, कितनी भी राशि को किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी डिवाइस का उपयोग करके बिना बाधा के ट्रांसफ़र करने में सक्षम बनाता है। तो बेसिकली ये काम किस पर करेगा? इंटरनेट की बात कही गई है, और इसीलिए फिंटरनेट इसको कहा गया है, ठीक। और ये कहा गया कि वित्तीय सेवाओं के मध्य बाधाओं को ये कम करेगा। साथ ही साथ जो क्लियरिंग व्यवस्था है, अभी अगर थोड़े समय के लिए सोचिए कि मैं अमेरिका में बैठा हूँ और मुझे अपनी जो एसेट है वो भारत में बेचना है। बेचने के लिए मैं क्या करूँगा? सारी चीज़ें, उसकी जानकारी, सब कुछ क्लियरेंस लेना पड़ेगा, लेने के बाद ही मैं उसे बेच सकता हूँ। और जो खरीदेगा वो सारी चीज़ों को वेरीफाई करेगा, ऐसा तो नहीं कि ये फरेब कर रहा है, तभी हो सकता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि क्लियरिंग व्यवस्था और
संदेश भेजने की श्रृंखला को ये काफ़ी सरल बनाएगा और अलग अलग जो प्रणालियां हैं, प्रणालियों के मध्य ये बाधा को समाप्त करेगा, जिससे ये काम आसान हो पाएगा, यानी कि ट्रांसफ़र आसानी से कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये याद होगा तो भूमि का लेखा जोखा, ठीक है, सरकार अब डिजिटल कर रही है कि आपके पास जो ज़मीन है उस ज़मीन से, आपके पास घर है, नहीं आपके पास कोई और एसेट है, आप चाहें तो उसी को गिरवे रख करके बैंक से लोन ले लीजिए और लोन लेकर के आप बिजनेस कर सकते हैं। तो उसी से मिलता जुलता ये कुछ है, ये काम आएगा। आगे चलिए, और क्या कहा गया है? परपेचुअल बॉन्ड। परपेचुअल बॉन्ड क्या होता है इसको समझ लेते हैं, चर्चा में क्यों रहा है। भारत का पहला अतिरिक्त टियर 1, ठीक है, परपेचुअल बॉन्ड जारी किया गया है। पहला परपेचुअल बॉन्ड जारी किया गया है। परपेचुअल बॉन्ड को अधिक आकर्षक बनाने के लिए नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब परपेचुअल बॉन्ड क्या होता है इसको समझ लेते हैं। दो तरह के बॉन्ड होते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि एक कंपनी है, ठीक है, और कंपनी ये चाहती है कि मुझे और अपना व्यवसाय बढ़ाना है, व्यापार व्यवसाय बढ़ाना है, मुझे पैसे की आवश्यकता है। तो धन जुटाने के जो स्रोत हो सकते हैं वो दो हो सकते हैं। एक तो मान लीजिए कि ये व्यक्ति है, इसके पास खुद का हो तो ये इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर एक तरीका ये है कि ये ऋण ले ले, ठीक है, ऋण पर इसको ब्याज देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि ये क्या कर रहा है कि ये बैंक से ऋण न लेकर के इसने कहा कि मैं बॉन्ड जारी कर रहा हूँ, ठीक है, और बॉन्ड जारी करके और मैं व्यक्तियों से, कई व्यक्तियों से छोटे छोटे अमाउंट में ऋण ले लेता हूं और इस पर जो परिपक्वता होगी, मतलब इस बॉन्ड की जो परिपक्वता अवधि होगी, इस पर उस निवेशक को मैं ब्याज दे दूंगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब इन्होंने, मान लीजिए कि इन्होंने 10-10 लाख, ठीक है, 10 लाख और ये भी 10 लाख, इन्होंने बॉन्ड जारी किया, इन्होंने बॉन्ड खरीदा और उसके बदले इन्होंने 10 लाख का भुगतान कर दिया। ठीक, अब 10 लाख का भुगतान कर दिया। अब ऐसी स्थिति में सोचिए कि कोई ना कोई प्रमाण पत्र तो चाहिए इन व्यक्तियों को कि मैंने आपको 10 लाख रुपए दिया है और उस पर मुझे इस समयावधि में, मान लीजिए ऐसा मान करके चलते हैं 1 वर्ष के लिए कहा गया है, तो 1 वर्ष में मुझे इस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो कंपनी के मालिक ने ये कहा, जो जिसने बॉन्ड इशू किया है, उसने कहा कि आपको मैं 8% का ब्याज दूंगा। तो ये सारी बातें कहां पर लिखी होंगी? कहीं एक कागज पर तो लिखी होंगी सारी चीजें। रिसीट, जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं तो जागो ग्राहक जागो, आप ये कहते हैं कि आप इसकी स्लिप मुझे दे दीजिए, रसीद दे दीजिए, बिल बना करके दे दीजिए। उसी तरह से ये व्यक्ति निवेश किया है तो इनसे कुछ मांगेगा ना प्रमाण पत्र, तो जो प्रमाण ये देंगे उसी को समझ लीजिए कि ये सिक्योरिटी है या बॉन्ड है। ठीक है, अब क्या होता है, इस पर निश्चित ब्याज मिलता है प्लस मूलधन मिलता है। जो परपेचुअल बॉन्ड है इसका मतलब ये है कि ये एक निश्चित परिपक्वता अवधि, हम लोगों ने यहां पर बात कर लिया था कि 1 वर्ष के बाद ये पूरा मिल जाएगा। अब दूसरा तरीका है कि परपेचुअल बॉन्ड के माध्यम से जब आप किसी से वित्त एकत्र करते हैं तो उस पर उसकी कोई परिपक्वता अवधि नहीं होती। ऐसा नहीं है कि 1 वर्ष के बाद ये परिपक्व हो जाएगा, इसमें ये चलता रहेगा, आपको ब्याज मिलता रहेगा, आपको ब्याज मिलता रहेगा। लेकिन अगर इसी को आपने द्वितीयक बाजार में, प्राथमिक नहीं, प्राथमिक बाजार में तो आपने वहीं पर उस व्यक्ति से खरीदा है, यानी कि जो कंपनी है, कंपनी और जो निवेशक है, दोनों के मध्य जो बाजार हो, व्यापार हो रहा है, खरीद विक्रय हो रहा है, क्रय विक्रय प्रतिभूतियों का या बॉन्ड्स कह लीजिए, तो जो एक बार में इस व्यक्ति और इस व्यक्ति के निवेशक के मध्य हो रहा है, तो इसको हम कह रहे हैं कि यह प्राथमिक बाजार है। और द्वितीयक बाजार निवेशक और निवेशक के मध्य बाजार हो रहा है, व्यापार हो रहा है, क्रय विक्रय हो रहा है। अब इसी चीज़ को ये व्यक्ति चाहें तो आपस में दोनों बाजार में बेच सकते हैं, कोई और व्यक्ति चाहे तो इसको खरीद सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति को, ठीक है, जब पैसे की आवश्यकता है, इसको लगता है कि नहीं मेरा मूलधन मिलना चाहिए, तो द्वितीयक बाजार में जब ये बॉन्ड को बेचेगा तो मिल जाएगा।
या फिर कंपनी से कहेगा, कंपनी ठीक है, कंपनी को लगता है कि इस समय मुझे लौटा देना चाहिए, उस समय लौटा दिया जाएगा। तो ये सामान्य बॉन्ड की अपेक्षा इसकी परिपक्वता अवधि नहीं होती, यद्यपि कि इस पर ब्याज आपको मिलता रहता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को देखिए, यह धन जुटाने का एक साधन है, वित्त एकत्र करने का साधन है। अच्छा, सामान्य बॉन्ड्स की अपेक्षा कोई परिपक्वता अवधि इसकी नहीं होती है। धारकों को नियमित, ठीक है, या तो ब्याज मिलता है या कूपन मिलता है, तो कूपन को ही ब्याज कहा जाता है या ब्याज को ही कूपन कहा जाता है। ठीक है, फिर इसकी कोई निश्चित समाप्ति तिथि भी नहीं होती है, जो मैंने आपसे कहा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यहां पर देखिए मूलधन की प्राप्ति। अब जो आपका मूलधन है, उस मूलधन पर जो आपने दिया है, 10 लाख दिया है, उस पर आपको ब्याज तो मिल रहा है, लेकिन मूलधन तो अभी भी कंपनी के पास है। ऐसी स्थिति में बॉन्ड धारक द्वितीयक बाजार में यदि बॉन्ड बेचेगा तो उसे मिल जाएगा, या फिर जो जारी करता है, जो बॉन्ड जारी करता है, बॉन्ड भुनाने का निर्णय ले तब उसको मिल पाएगा, या फिर जारीकर्ता द्वारा तब तक ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं होती जब तक कि वे बॉन्ड धारकों को दिए ब्याज का भुगतान करते रहते हैं। अब मान लीजिए कि आप लोगों ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया है, अब इस पर आपको 8% का ब्याज दर मिल रहा है, ये चल रहा है, जब तक आप ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं भैया मुझे अपना मूलधन चाहिए, इस पर ब्याज आपको मिल रहा है, ये पैसा यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ तक बातें समझ में आ गई। कुछ और बातें देख लेते हैं यहाँ पर। अगली न्यूज़ कौन सी है? पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या कहा गया है? तो GIFT और गिफ्ट सिटी की बात हो रही है। IFSC ने से संचालित फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट है, को पी नोट जारी करने की अनुमति दे दी गई है। अब सवाल ये है कि ये पी नोट क्या होता है। हम गुजरात इंटरनेशनल टेक सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है, सर्विस सेंटर की बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया है, जो पार्टिसिपेटरी नोट्स हैं, पार्टिसिपेटरी नोट्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तहत पी नोट्स जारी करने की अनुमति दे दी गई है। अब ये पी नोट क्या है, इसको समझना ज़रूरी है। थोड़ी देर के लिए ऐसे समझिए, ये हमारे भारत का शेयर बाजार है, मान लेते हैं ये शेयर बाजार है, इसमें भारतीय भी निवेश कर सकते हैं। ठीक है, जो रजिस्टर्ड हैं, जो कंपनियां हैं, उनके शेयर की खरीद बिक्री हो सकती है। अब यहाँ पर कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, वहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं, यानी कि शेयर खरीद सकते हैं। तो भारत के संदर्भ में तो ये बात हो गई। ये USA है, ठीक है, और यहाँ का एक व्यक्ति है, इसके पास पैसा है, वो चाहता है कि भारत के शेयर बाजार में मैं निवेश करूं। तो क्या किसी सामान्य व्यक्ति को, आम नागरिक को, आम आदमी मत सोचिएगा, है ना, किसी आम व्यक्ति को यहाँ पर निवेश करने का मौका मिलेगा? किसी आम व्यक्ति को निवेश करने का मौका नहीं मिलेगा। तो सवाल ये है कि USA का अगर कोई व्यक्ति है, वो चाहता है कि इंडिया के शेयर बाजार में मैं निवेश करूं, कैसे करेगा, क्या तरीका है? तो हर देश की बात करें, केवल अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका में एक संस्था है, ठीक है, एक संस्था है। इस संस्था ने अपने आप को यहाँ पर शेयर बाजार, जो भारत का शेयर बाजार है, अपने आप को रजिस्टर्ड करा लिया है। रजिस्टर कराने के बाद ये इसमें निवेश कर सकता है। तो ये संस्था है। तो किसी ने इस व्यक्ति को बताया कि भैया ये क्वालिफाइड इन्वेस्टर हैं, एक काम करो, इनके पास सर्टिफिकेट भी है, रजिस्टर्ड हैं, ये आराम से आपका पैसा इन्वेस्ट कर देंगे भारत के शेयर बाजार में, और जो लाभ आपको मिलना चाहिए था वो मिल जाएगा। तो जब इस व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति ने बताया, तो ये व्यक्ति यहाँ पर गया और इनसे कहा कि मेरे पास 10 करोड़ है और मैं यहाँ के शेयर बाजार में, इंडिया के शेयर बाजार में निवेश करना चाहता हूँ, क्या करें? तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने 10 करोड़ दे दो और मैं यहाँ पर पैसा लगा देता हूँ,
और जो भी यहाँ से हमें लाभ की प्राप्ति होगी इन दोनों के बीच में आधा आधा, मतलब जो भी हिस्सा बांटने के लिए समझौता हुआ है इन दोनों के बीच में बांट लिया जाएगा। लेकिन समस्या ये हुई कि इस व्यक्ति ने 10 करोड़ इसको दे तो दिया, लेकिन कहा कि भैया मैं यहाँ पर तो, अगर कंपनी में, किसी कंपनी में आपने निवेश किया है तो निवेश करने का मतलब ये है कि उस कंपनी में आपको शेयर मिल रहा है, और शेयर मिल रहा है तो आपको वोटिंग राइट भी मिल रहा है, आपको तो अधिकार मिल रहे हैं। और मैंने तो 10 करोड़ निवेश किए हैं, मुझे कोई राइट नहीं मिला है, और मुझे ये भी नहीं कुछ सिक्योरिटी मिली है और ना ही कोई रसीद मिली है कि मैंने आपको 10 करोड़ दिया है, आपने उसका निवेश किया है। तो इस व्यक्ति ने कहा कि अच्छा आप घबराइए मत, आपको मैं रिसीट दे देता हूं, ऐसे समझिए रिसीट दे देता हूं। तो अब ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को एक पी नोट जारी करेगा, पी नोट जारी करेगा, यानी कि लिख करके दे देगा कि आपने पार्टिसिपेट किया है, आपने पार्टिसिपेट किया है, आपका इतना अमाउंट है और उतने अमाउंट को मैंने कहीं पर निवेश किया है। इसी को कहा जाता है, यह पार्टिसिपेटरी नोट है। ठीक है। अच्छा, अब इसके फायदे देख लीजिए। भारत में मनी तो आ रही है, ठीक है, निवेश के रूप में भारत में तो मनी आ रही है, विदेशी मुद्रा भंडार आ रहा है। लेकिन एक बात सोचिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये व्यक्ति कौन है, ठीक है, क्या करता है, इसकी आय के स्रोत क्या हैं, ये सारी चीज़ें हिडन हैं। क्या यहाँ पर जानकारी मिल पा रही है? नहीं, जानकारी तो इसकी मिल रही है ना, इसकी जानकारी तो नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये है कि अगर ये ब्लैक मनी एकत्र किया है और वो निवेश करना चाहें तो आराम से वो निवेश करके वाइट मनी में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ एक समस्या है, इस समस्या को ध्यान रखेंगे। पार्टिसिपेट नोट्स क्या है, ये काफ़ी बड़ी संकल्पना है। फिलहाल के लिए यहाँ पर जितनी आवश्यकता है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। पार्टिसिपेटरी नोट या पी नोट इसे कहा जाता है संक्षेप में। सेबी के साथ पंजीकृत जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा विदेशी निवेशकों को जारी किया जाता है। निवेशक स्वयं को भारत में पंजीकृत कराए बिना भारत के शेयर बाजार में निवेश कर सकता है। ठीक है, लाभ क्या होगा, तो सेबी में जो पंजीकृत कराए बिना, ठीक है, सेबी में पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकता है और भारतीय शेयरों में निवेश के लिए इच्छुक जो निवेशक हैं उन निवेशकों को एक विकल्प मिलता है। हालांकि इससे अनस्टेबिलिटी की भी संभावना रहती है। फिलहाल के लिए इससे संबंधित जितनी बातें थी वो बातें आप लोगों ने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, और क्या है यहाँ पर देखिए, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, तो ये चर्चा में क्यों है? आरबीआई, ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बना है। ट्रेडिंग सह क्लियरिंग, क्लियरेंस देने से संबंधित, ठीक है, सदस्य बना है। और सदस्य बना है तो आपको ये समझ लेना है कि सबसे पहले ये क्या है। तो बताइए, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सचेंज है, किसका? बुलियन का एक्सचेंज। ठीक, अब बुलियन का मतलब क्या होता है? जो शुद्ध किस्म के, शुद्ध या उच्च गुणवत्ता के जो सोना, उच्च गुणवत्ता का जो सोना होता है, चांदी होता है, यानी कि जो मेटल होते हैं उनको कहा जाता है। मेटल मतलब सभी मेटल नहीं, आप गोल्ड की और चांदी की बात कर लीजिए, सिल्वर की बात कर लीजिए, उसी को कहा जाता है, यह बुलियन है। आप लोगों ने औपनिवेशिक काल में जब पढ़ाई किया होगा, औपनिवेशिक काल के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर बुलियन का आयात निर्यात आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये वही बुलियन है। ठीक है, अभी क्या स्थिति है, भारत में अगर कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी जो सर्राफा है या सुनार जिसको कहा जाता है, वो व्यक्ति सोना खरीदना चाहता है। भारत में तो सोने के भंडार हैं नहीं, ठीक है, हम आयात पर निर्भर हैं कुछ अपवादों को छोड़ करके। तो आयात करना हो तो क्या कोई डायरेक्टली वहाँ से आयात कर सकता है? नहीं कर सकता। और अगर कोई करने की कोशिश करता है तो एयरपोर्ट पर पकड़ा जाता है। अच्छा, चाहे वो तमाम कितनी भी, कैसी भी, किसी भी तरह से कोशिश क्यों ना कर ले, वो उसमें पकड़ा जाएगा। अच्छा, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप आयात करना चाहते हैं तो आयात के लिए आपके पास विकल्प पहले ही ये था
कि आप बैंक से आयात कर सकते हैं, बैंक के माध्यम से आप उसे खरीद सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट से सोना आप मंगा सकते हैं। अब ये स्थिति है कि यहाँ पर एक अलग से बुलियन एक्सचेंज बना दिया गया है और इस बुलियन एक्सचेंज में जो वैल्यूएबल जो मेटल हैं उनका आयात निर्यात हो सकता है, यहाँ पर उनमें निवेश हो सकता है, आप ऐसे कह सकते हैं उनकी ट्रेडिंग हो पाएगा। तो आसानी से अब यहाँ पर इसकी खरीद बिक्री हो सकती है, लेकिन खरीदने के लिए भी क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है कि वही सर्राफा खरीद सकता है, वही व्यक्ति खरीद सकता है जिसकी 25 करोड़ के आसपास जो टर्नओवर है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब ये क्या हुआ है, कहाँ पर है गिफ्ट सिटी? गिफ्ट सिटी कहाँ पर? गुजरात, गांधीनगर। वर्ष 2022 में गिफ्ट सिटी गांधीनगर में स्थापित किया गया था। यह एक्सचेंज, ठीक है, इस प्राधिकरण की देखरेख में कार्य करता है। जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स में कौन कौन शामिल है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज शामिल है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यह भी शामिल है, और भारत के जो अग्रणी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थान हैं वो सब इसमें शामिल हैं। तो इससे संबंधित जो न्यूज़ थी वो आप लोगों ने देख लिया। अच्छा, इसके अलावा आगे बढ़ें, एक और न्यूज़ देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? कैरी ट्रेड। यूएसए की कुछ टेक कंपनियों के शेयरों में गिरावट के कारण पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में कैरी ट्रेड का मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा है। अब ये कैरी ट्रेड होता क्या है? एक निवेश रणनीति है। निवेश रणनीति कैसा है? तो आप सामान्यतः ये जानते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट किया जा सकता है या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, संभवतः काफ़ी कम लोगों को ये पता है कि आप केवल गोल्ड या प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इन्वेस्ट के अन्य विकल्प भी हैं। तो जो निवेशक हैं वो निवेशक हो सकता है कि वो पेट्रोल मंगा करके बड़े पैमाने पर उसे स्टोर कर लें, या हो सकता है कि उनके पास, चूँकि पेट्रोल या कच्चा तेल कहें तो उसके लिए आपके पास बड़ा कंटेनर चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको इसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करना है कि कहीं कुछ दुर्घटना ना हो जाए। स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए, तभी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन एक विकल्प यह भी है कि लगातार आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जो डॉलर की वैल्यू है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, और जो रुपया है, रुपये की वैल्यू कम हो रही है। तो रुपये के मुकाबले डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि डॉलर में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है? यानी कि आप यदि इस बात की संभावना का अनुमान लगाने में सक्षम हैं कि भविष्य में जो डॉलर की वैल्यू है, डॉलर की वैल्यू बढ़ सकती है, इसके कई इंडिकेटर्स हैं, मतलब कई आधार हैं। अब ये आपको समझना पड़ेगा, जब हम वैदेशिक क्षेत्र देखेंगे, उससे संबंधित न्यूज़ को देखेंगे, तब वहाँ पर कवर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि आप एक देश की करेंसी खरीद करके और उसे भी अपने पास निवेश विकल्प के रूप में रख सकते हैं। आपको ये लग रहा है कि भविष्य में डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, तो आपने डॉलर कुछ खरीद करके रख लिया, और जैसे ही बढ़ी तो फिर इसको आपने मार्केट में बेच दिया, तो आपको लाभ तो हुआ। अब जो निवेशक हैं, निवेशक क्या करते हैं? बहुत से ऐसे निवेशक हैं, एक देश की करेंसी को उन्होंने खरीदा, मान लीजिए डॉलर को खरीदा, डॉलर को खरीद करके, और फिर एक दूसरे देश की करेंसी, ठीक है, डॉलर की वैल्यू अधिक है, फिर किसी दूसरे देश की करेंसी को खरीदा। यहां पर देखा कि यहां पर ये जो मुद्रा है इस पर ब्याज मुझे अधिक मिल रहा है, ठीक है, और फिर ये देखा कि दूसरे देश की करेंसी है, मान लेते हैं भारत की ही, यहाँ पर ब्याज कम मिल रहा है। तो इन दोनों में जो अंतर देखने को मिल रहा है, उसी अंतर से जो निवेशक है उसको लाभ हो जाएगा। तो एक देश की मुद्रा को खरीदा और दूसरे देश की मुद्रा को बेचा, तो ये जो खरीद बिक्री की जाती है और उससे ब्याज पर जो लाभ कमाया जाता है, इसी को कहा जाता है कैरी ट्रेड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए संबंधित कैसे है, तो विदेशी मुद्रा व्यापार से, यानी कि विदेशी मुद्रा का व्यापार किया जा रहा है, विदेशी मुद्रा में व्यापार नहीं, विदेशी मुद्रा का व्यापार किया जा रहा है। निवेशक कम ब्याज दर वाली मुद्रा उधार लेकर के, ऋण लेकर के, और उच्च दर वाली मुद्रा को खरीद लेते हैं। अब मान लीजिए मैंने क्या किया कि रुपए की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर
कम ब्याज दर वाली मुद्रा को मैंने इसको खरीद लिया, ठीक है, और उच्च ब्याज दर वाली मुद्रा में निवेश कर दिया और निवेश करने के बाद हमने लाभ प्राप्त कर लिया। वही अभी हम लोगों ने यहाँ पर समझा था। अब आगे देखिए, एक जोखिम भरा निवेश विकल्प है, यानी कि इसमें जोखिम छिपा हुआ है। हो सकता है कि जो मार्केट है, मार्केट में उलटफेर हो और उलटफेर होने से जो ब्याज दर है उसमें परिवर्तन आ जाए, तो जिसे आपने कम मूल्य समझ करके खरीदा है उसमें परिवर्तन आ जाए और मार्केट की परिस्थितियां डिसाइड कर सकती हैं, डिमांड और सप्लाई डिसाइड कर सकती हैं। इसके अलावा जो वैश्विक, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं कि भू राजनीतिक गतिविधियां भी इसको डिसाइड कर सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में इसमें जो रिस्क है अधिक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक जोखिम भरा निवेश विकल्प है। अस्थिर मुद्रा या ब्याज दरों में उतार चढ़ाव भविष्य में होता रहता है। तो हो सकता है कि इससे आपको लाभ भी मिल जाए, कम समय में अधिक लाभ भी मिल जाए और कम समय में आपको बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान भी उठाना पड़ जाए। तो इससे संबंधित जितनी बातें थी उन सभी बातों को हम लोगों ने समझ लिया। इसके बाद हम फिर अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे, यानी कि जो विदेश व्यापार से संबंधित खबरें चर्चा में रही हैं उन सभी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।